नमस्कार दोस्तों, थिंक आइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम प्राचीन भारत के इतिहास पर चर्चा कर रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है वाकाटक राजवंश। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। वाकाटक राजवंश की स्थापना लगभग 250 ईस्वी में विंध्य शक्ति ने की थी। प्रवरसेन प्रथम वाकाटक वंश का एकमात्र शासक था जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। प्रवरसेन प्रथम ने 4 अश्वमेध यज्ञ किए थे। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री प्रभावती गुप्त से हुआ था। प्रभावती गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय की पुत्री तो थी ही, साथ ही साथ उसका विवाह वाकाटक नरेश रुद्रसेन द्वितीय के साथ 380 ईस्वी के आसपास हुआ था। रुद्रसेन द्वितीय शैवमतानुयायी था, शैव मत को मानने वाला था, जबकि प्रभावती जो थी वो वैष्णव मत को मानने वाली थी। विवाह के बाद रुद्रसेन भी वैष्णव हो गया। अपने अल्प शासन के बाद 390 ईस्वी में रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु हो गई और 13 वर्ष तक प्रभावती ने अपने अल्पवयस्क पुत्रों दिवाकर सेन और दामोदर सेन की संरक्षिका के रूप में शासन किया। दिवाकर सेन की मृत्यु प्रभावती के संरक्षण काल में ही हो गई थी और दामोदर सेन वयस्क होने पर सिंहासन पर बैठा। यही 410 ईस्वी में प्रवरसेन द्वितीय के नाम से वाकाटक शासक बना। उसने अपनी राजधानी नंदीवर्धन से परिवर्तित करके प्रवरपुर बनाई। शकों के उन्मूलन का कार्य प्रभावती गुप्त के संरक्षण काल में ही संपन्न हुआ। इस विजय के फलस्वरूप गुप्त सत्ता गुजरात एवं काठियावाड़ में स्थापित हो गई। तो प्रभावती गुप्त का जो शासन काल था वो कब से कब था? 385 से 405 ईस्वी तक था। रानी एवं वाकाटक राजवंश की संरक्षिका थी ये। जीवन संगनी थी ये रुद्रसेन द्वितीय की। इनकी 2 संतानें थी, दिवाकर सेन और दामोदर सेन। दामोदर सेन का ही नाम प्रवरसेन द्वितीय था और इनके पिता थे चंद्रगुप्त द्वितीय, इनकी माता थी कुबेरनगा। प्रवरसेन द्वितीय ने सेतुबंध नामक प्राकृत काव्य ग्रंथ की रचना की थी। अब बात करते हैं वर्धन वंश की। गुप्त वंश के पतन के पश्चात वर्तमान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा क्षेत्र में थानेश्वर नामक स्थान पर पुष्पभूति अथवा पुष्पभूति ने वर्धन वंश की नींव डाली। प्रभाकर वर्धन को इस वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। प्रभाकर वर्धन के 2 पुत्र राज्यवर्धन, हर्षवर्धन तथा एक पुत्री राजश्री थी। राजश्री का विवाह मौखरी वंश के राजा ग्रहवर्मा के साथ हुआ। मालवा के शासक देवगुप्त ने राजश्री के जो पति थे, जिनका नाम ग्रहवर्मा था, उनकी हत्या करके राजश्री को बंदी बना लिया। तो मालवा का शासक था देवगुप्त। उसने राजश्री के पति ग्रहवर्मा की हत्या कर दी। उसके बाद राजश्री को बंदी बना लिया। राजवर्धन ने देवगुप्त की हत्या कर दी, किंतु कुछ दिनों के बाद देवगुप्त के मित्र गौड़ शासक शशांक ने धोखा देकर राजवर्धन की हत्या कर दी। राजवर्धन की मृत्यु के पश्चात 606 ईस्वी में हर्षवर्धन गद्दी पर बैठा। हर्ष का दूसरा नाम शिलादित्य था। हर्षवर्धन ने परम माहेश्वर, परम भट्टारक की उपाधि धारण की थी। हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज स्थानांतरित की थी। हर्षवर्धन ने कश्मीर के शासक से महात्मा बुद्ध का दंत अवशेष प्राप्त किया था। हर्ष चरित्र ग्रंथ के रचयिता बाणभट्ट हर्षवर्धन के दरबार में थे। नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली हर्षवर्धन की रचनाएं हैं। तो हर्षवर्धन की रचनाएं कौन कौन सी हैं? नागानंद, प्रियदर्शिका तथा रत्नावली। दक्षिण में साम्राज्य विस्तार के समय नर्मदा नदी के तट पर इसका युद्ध पुलकेशन द्वितीय के साथ हुआ था। सम्राट हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में महामोक्ष परिषद का आयोजन करता था। हर्षवर्धन ने 641 ईस्वी में अपने दूत चीन भेजे थे। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के काल में भारत आया। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की। इसका मुख्य उद्देश्य बौद्ध ग्रंथों का संग्रह करना था। ह्वेनसांग ने अपनी यात्रा पर एक ग्रंथ लिखा जिसे सियूकी कहा जाता है। हुइली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। हुइली ने ह्वेनसांग की जीवनी लिखी है। दक्षिण भारत के इतिहास के बारे में जानते हैं। चलिए संगम युग से शुरुआत करेंगे। संगम का आशय तमिल कवियों, विद्वानों, आचार्यों की परिषद, गोष्ठी, सम्मेलन से है। इन्हीं सभाओं में रचित साहित्य संगम साहित्य कहलाता है। कुल 3 संगम आयोजित किए गए। तीनों संगमों का आयोजन पांड्य शासकों के संरक्षण में हुआ था। तोलकाप्पियम
को तमिल भाषा का प्राचीनतम व्याकरण ग्रंथ माना जाता है। अब बात करते हैं चेर वंश की। संगम साहित्य के 3 प्रमुख राज्यों चेर, चोल, पांड्य राजाओं के इतिहास की रूपरेखा दी गई है। चेर राज्य आधुनिक केरल प्रांत में था। संगम युग में प्रथम चेर शासक उदयन जेरल था। उदयन जेरल। चेरों का राज चिन्ह धनुष था। चेर शासक शेन गुट्टुवन ने पत्तिनी पूजा की प्रथा आरंभ की थी। पत्तिनी पूजा प्रथा किसने आरंभ की? शेन गुट्टुवन ने। दक्षिण भारत के संगम के बारे में देख लेते हैं। प्रथम जो संगम हुआ था वो मदुरै में हुआ था। केंद्र मदुरै था। अध्यक्ष अगस्त्य थे और ग्रंथ था अनुपलब्ध है, मतलब अभी तक उसके बारे में जानकारी नहीं है। द्वितीय संगम के बारे में देख लेते हैं। केंद्र कपाटपुरम था। अध्यक्ष कौन थे? अगस्त्य थे। बाद में तोलकाप्पियर हो गए और ग्रंथ कौन सा था? तोलकाप्पियम। तीसरे संगम की बात करते हैं। तृतीय संगम, ये इसका जो केंद्र था उत्तरी मदुरै था। अध्यक्ष कौन थे? नक्कीरर। और ग्रंथ कौन सा था? एत्तू तौगे, 8 गीत है इसमें। पत्तू पत्तू, 10 गीत है। परिपादल आदि ये इसके ग्रंथ थे। चोल वंश की बात कर लेते हैं। संगम साहित्य में उल्लेखित चोल शासकों में करिकाल प्रमुख था। करिकाल को जले हुए पैर वाला कहा जाता है। उनके पैर जले हुए होंगे तो इसलिए उन्हें जले हुए पैरों वाला कहा जाता है करिकाल को। कालांतर में विजयालय ने 859 से 871 ईस्वी पल्लव वंश के अवशेषों पर चोल वंश की स्थापना की। तो विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की पल्लव वंश के अवशेषों पर 859 से 871 ईस्वी में। इस वंश की राजधानी तंजौर थी। विजयालय ने तंजौर यानी तंजावुर पर अधिकार करके नरकेसरी की उपाधि धारण की। परांतक प्रथम, राजराज प्रथम, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र द्वितीय एवं कुलोत्तुंग चोल वंश के प्रमुख राजा थे। राजराज प्रथम ने श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके एक नए प्रांत मुम्मा डिचोल मंडलम की स्थापना की थी। तो मुम्मा डिचोल मंडलम की स्थापना किसने की? राजराज प्रथम ने, श्रीलंका के उत्तरी भाग पर अधिकार करके। इसकी राजधानी पोलन्नारुवा थी। पोलन्नरुवा। राजराज प्रथम ने तंजौर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर, शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजेंद्र प्रथम ने बंगाल के शासक महिपाल को पराजित कर गंगईकोंड चोल की उपाधि को धारण किया। बंगाल विजय के उपलक्ष्य में नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की तथा उसके निकट चोल गंगम नामक तालाब बनवाया। तो राजेंद्र प्रथम ने बंगाल विजय के उपलक्ष्य में नवीन राजधानी गंगईकोंड चोलपुरम की स्थापना की और उसके निकट चोल गंगम नामक तालाब बनवाया, पौंड बनवाया। राजेंद्र तृतीय की बात करते। राजेंद्र तृतीय चोल वंश का अंतिम शासक था। चोल प्रशासन के उच्चाधिकारी पेरुनंदम, जिनको हम पेरुंदनम भी कहते हैं, तथा निम्न श्रेणी के पदाधिकारी शुरुदनम कहलाते थे। तो उच्च प्रशासन अधिकारी, उच्चाधिकारी कौन थे चोल वंश के? पेरुंदनम। और जो निम्न श्रेणी के पदाधिकारी थे शिरुदनम, ये कहलाते थे। संपूर्ण चोल साम्राज्य 6 प्रांतों में विभक्त था। प्रांत या मंडलम, उसके नीचे वलनाडु, फिर नीचे जिला नाडु, फिर कुर्रम या ग्राम संघ और सबसे नीचे ग्राम सभा। और सर्वसाधारण लोगों की सभा थी। सभा या महासभा मूलतः अग्रहार, ब्राह्मण बस्तियों की सभा, ग्रामों की सभा थी। इसके सदस्य पेरुमक्कल कहलाते थे। व्यापारियों की सभा नगरम कहलाती थी। ब्राह्मणों को दी गई करमुक्त भूमि चतुर्वेदी मंगलम कहलाती थी और दान में दी गई भूमि ब्रह्मदेय कहलाती थी। सोने के सिक्के काशु कहलाते थे। कंबन ने तमिल रामायण की रचना की। कंबन औट्ठकुट्टन एवं पुंगलेंदी तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। कंबन, औट्ठकुट्टन और पुंगलेंदी तमिल साहित्य के त्रिरत्न थे। नटराज की प्रतिमा को चोल कला का सांस्कृतिक सार कहा जाता था। चोलकालीन महत्वपूर्ण बंदरगाह कावेरी पट्टनम था। चोलों का राजकीय चिन्ह बाघ था।
अब बात करते हैं पांड्य वंश की। पलशालई मुदुकुडुमी, पलशालई मुदुकुडुमी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक था। नेंडुन नजेलियमन, नेंडुन नजेलियमन भी इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पांड्यों का राजकीय चिन्ह मछली थी। पांड्यों की प्रथम राजधानी कोरकाई थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया था। फिर से देख लेते हैं पांड्य वंश के बारे में। पलशालई मुदुकुडुमी प्रथम ऐतिहासिक पांड्य शासक था। नेंडुन जेलियमन भी इस वंश का प्रसिद्ध शासक हुआ। यह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी था। पांड्यों का राजकीय चिन्ह मछली थी। पांड्यों की प्रथम राजधानी, जो पहली राजधानी थी, कोरकाई थी, जिसे बाद में मदुरा स्थानांतरित कर दिया गया। अब बात करते हैं राष्ट्रकूट वंश की। चालुक्य शासक कीर्तिवर्मन को पराजित करके दंतेतुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। इसने मान्यखेत यानी मनकिर, वर्तमान मालखेड़, शोलापुर के निकट राजधानी बनाई। एलोरा के कैलाश मंदिर गुहा मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ध्रुव धारावर्ष राष्ट्रकूट वंश का पहला शासक था, जिसने कन्नौज पर अधिकार हेतु त्रिपक्षीय संघर्ष में भाग लिया। अमोघवर्ष जैन अनुयायी था या जैन धर्म को मानने वाला था। अमोघवर्ष इसने कन्नड़ भाषा में कविराजमार्ग की रचना की। अमोघवर्ष ने आदि पुराण के लेखक जिनसेन और गणित सार संग्रह के लेखक महावीराचार्य को अपने दरबार में आश्रय प्रदान किया था। अरब निवासी अल मसूदी इंद्र तृतीय के शासनकाल में भारत आया था। राष्ट्रकूट वंश का अंतिम महान शासक कृष्ण तृतीय था। शांति पुराण के लेखक और कन्नड़ भाषा के प्रमुख कवि पोन्न कृष्ण तृतीय के दरबार में रहते थे। एलोरा एवं एलिफेंटा गुफाओं में मंदिरों का निर्माण राष्ट्रकूटों के समय ही हुआ। एलोरा में 34 शैलकृत गुफाएं हैं, जिनमें से 1 से 12 तक बौद्ध, 13 से 29 तक हिंदू और 30 से 34 तक जैन गुफाएं हैं। राष्ट्रकूटों ने अपने राज्य में मुसलमान व्यापारियों को बसने तथा इस्लाम के प्रचार की स्वीकृति दी थी। चालुक्य वंशी यानी कल्याण वंशी, कल्याणी कहलाते थे चालुक्य वंशी। राष्ट्रकूटों के पतन के पश्चात तैलब द्वितीय ने 973 से 997 ईस्वी में कल्याणी के चालुक्य वंश की स्थापना की। सोमेश्वर प्रथम ने कल्याणी को राजधानी बनाया। कल्याणी के चालुक्य वंश का सबसे प्रतापी शासक विक्रमादित्य सिक्स था। विक्रमादित्य सिक्स के दरबार में विक्रमांक देवचरित के लेखक विल्हड़ और मिताक्षरा के लेखक विज्ञानेश्वर निवास करते थे। इसने अपने राज्यारोहण के समय चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तन किया। कल्याणी के चालुक्य वंश का अंतिम शासक तैलब तृतीय का पुत्र सोमेश्वर चतुर्थ था। चालुक्यों का पारिवारिक चिन्ह वराह था। एहोल के मंदिरों का निर्माण इन्होंने ही करवाया और एहोल को मंदिरों का नगर कहा जाता था इन्हीं के काल में, चालुक्य वंश के काल में। चालुक्य वंश वातापी पुलकेशिन प्रथम ने वादामी या वातापी बीजापुर के निकट को अपनी राजधानी बनाकर वातापी के चालुक्य वंश की स्थापना की। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक पुलकेशन द्वितीय था। एहोल अभिलेख से पता चलता है कि पुलकेशन द्वितीय ने हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। पल्लव शासक नरसिंह वर्मन प्रथम ने पुलकेशिन द्वितीय को परास्त करके वातापी कोंड की उपाधि धारण की थी। एहोल प्रशस्ति की भाषा संस्कृत एवं लिपि ब्राह्मी है और इसके रचनाकार रवि कीर्ति हैं। इस वंश के अंतिम शासक कीर्तिवर्मन द्वितीय को उसके सामंत दंतेदुर्ग ने पराजित कर राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी। अब चालुक्य वंश वेंगी की बात करते हैं। वेंगी के चालुक्य वंश का संस्थापक विष्णुवर्धन था। इसने वेंगी आंध्र प्रदेश को अपनी राजधानी बनाया। इस वंश का सबसे प्रतापी शासक विजयादित्य तृतीय था। अब बात करते हैं पल्लव वंश की। सिंह विष्णु ने 575 से 600 ईस्वी कांची को अपनी राजधानी बनाकर पल्लव वंश की स्थापना की। सिंह विष्णु वैष्णव धर्मानुयायी था। सिंह विष्णु के दरबार में किरातार्जुनीयम के लेखक और संस्कृत के महाकवि भारवी निवास करते थे। पल्लव वंश के प्रमुख शासक क्रमशः
महेंद्र वर्मन प्रथम 600 से 630 ईस्वी, नरसिंह वर्मन प्रथम 630 से 668 ईस्वी, महेंद्र वर्मन द्वितीय 668 से 670 ईस्वी, परमेश्वर वर्मन प्रथम 670 से 700 ईस्वी, नरसिंह वर्मन द्वितीय 700 से 728 ईस्वी, नंदी वर्मन द्वितीय 730 से 800 ईस्वी थे। महेंद्र वर्मन प्रथम ने मत विलास प्रहसन की रचना की थी। नंदी वर्मन द्वितीय ने कांची के मुक्तेश्वर और बैकुंठ पेरुमाल मंदिर का निर्माण करवाया था। अरब आक्रमण के समय पल्लव वंश का शासक नरसिंह वर्मन द्वितीय था। नरसिंह वर्मन प्रथम ने पहाड़ों को कटवाकर मंडप और एकाश्मक मंदिरों का निर्माण करवाया, जिन्हें रथ मंदिर कहा जाता है। इस शैली के सभी मंदिर मामल्लपुरम या ममल्लमपुरम या महाबलीपुरम में विद्यमान है। इस शैली को मामल्ल शैली भी कहा जाता है। इस शैली के प्रमुख रथ मंदिर इस प्रकार है: द्रौपदी रथ, अर्जुन रथ, भीम रथ, नकुल सहदेव या धर्मराज रथ, गणेश रथ, पिडारी रथ तथा वलय्यनकुट्टे रथ। इनमें धर्मराज रथ सबसे बड़ा जबकि द्रौपदी रथ सबसे छोटा है। तो सबसे बड़ा कौन सा है? धर्मराज रथ। और सबसे छोटा कौन सा है? द्रौपदी रथ। नरसिंह वर्मन द्वितीय ने कांची के कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया था। दश कुमार चरित के लेखक दंडी नरसिंह वर्मन द्वितीय के दरबार में रहते थे। प्रसिद्ध वैष्णव संत तिरुमंगई नंदी वर्मन द्वितीय के समकालीन थे। अपराजित वर्मन 880 से 903 ईस्वी पल्लव वंश का अंतिम शासक था। अब बात करते यादव वंश की। चालुक्य नरेश सोमेश्वर चतुर्थ के सामंत भिल्लम ने 1187 से 1191 ईस्वी के मध्य स्वतंत्र यादव वंश की स्थापना की। यादव वंश की राजधानी देवगिरी थी। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा सिंघन था। इस वंश का अंतिम राजा रामचंद्र था, जिसने अलाउद्दीन के सेनापति मलिक काफूर के सामने आत्मसमर्पण किया।